पतिदेव, मैं सिर्फ 3 साल उसके साथ सोऊंगी, 3 साल बाद मैं तुमसे शादी कर लूंगी। क्यों? अरे यार, अब बच्चे नहीं रहे हम, क्या प्यार से पेट भरता है? गु यानचेन के पापा लिस्टेड कंपनी के मालिक हैं। वो मुझे वो सब दे सकता है जो मुझे चाहिए। और तुम्हारे पास क्या है? महीने की उस मामूली सी सैलरी के अलावा तुम्हारे पास कुछ है? तुम टेंशन मत लो, मैंने गु यानचेन से बात कर ली है, हम बस यूं ही टाइम पास कर रहे हैं। 3 साल बाद वो मुझे मोटी रकम देगा, तब हम शादी करके सेटल हो जाएंगे। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं 3 साल तुम्हारा इंतजार करूंगा? शेन आन, तुम ज्यादा भाव मत खाओ। मैं ये सब हमारे फ्यूचर के लिए ही तो कर रही हूं। जब पैसे आ जाएंगे तो हम अपना घर और कार खरीद सकेंगे। तुम मेरी इस मजबूरी को क्यों नहीं समझ रहे? तो तुम्हें यही चाहिए? हाँ शेन आन, तुम्हारे साथ इन 3 सालों में मैं इस बोरिंग जिंदगी से तंग आ चुकी हूं। मुझे ऐशो आराम की जिंदगी चाहिए। तो फिर हमारा ब्रेकअप समझो। 3 साल पहले लियू रूहान ऐसी बिल्कुल नहीं थी। तब वो कॉलेज से नई नई पास आउट हुई थी। एक साधारण सी टी शर्ट और पोनीटेल में मुस्कुराते हुए कहती थी कि तुम्हारे साथ रेंट के कमरे में रहकर मैगी खाने में भी मुझे खुशी मिलेगी। मैंने उसकी बात पर भरोसा कर लिया। इसीलिए इन 3 सालों में मैंने दिन रात एक करके काम किया। हर दिन देर रात तक ओवरटाइम किया ताकि उसे एक बेहतर लाइफ दे सकूं। उसकी पसंद की ड्रेस के लिए मैंने 2 महीने तक पैसे बचाए। थककर चूर होने के बाद भी मैं उसे उसकी फेवरेट जगह डिनर पर ले जाता था। जब वो बीमार होती थी तो मैं रात रात भर जागकर उसकी देखभाल करता था। पर बदलाव कब शुरू हुआ? शायद 6 महीने पहले। वो अचानक अपने फोन को देखकर मुस्कुराने लगी, मुझसे दूर होने लगी और सहेलियों के साथ शॉपिंग का बहाना बनाकर देर रात शराब के नशे में धुत होकर घर लौटने लगी। जब मैं पूछता तो चिढ़ जाती। मेरा हाथ पकड़ने पर भी वो कतराने लगती थी। मुझे शक तो था, पर मैं यकीन नहीं करना चाहता था कि जो लड़की मेरे साथ पूरी जिंदगी बिताने के वादे करती थी वो ऐसी बदल जाएगी। ये सब सोचते हुए मैंने अपना वो फोन निकाला जो 3 साल से बंद पड़ा था। छोटे मालिक, लिम्बो, 3 साल का समय पूरा हुआ, मेरा टेस्ट खत्म हुआ। जी मालिक, मैं समझ गया। पता लगाओ कि लियू रूहान और गु यानचेन इस वक्त कहाँ हैं और लॉन्गटिंग ग्रुप की सारी डिटेल्स मुझे भेजो। कल से मैं वहां का टेकओवर संभाल रहा हूं। मालिक, क्या आप अपने फैमिली बिजनेस में वापस नहीं आ रहे? अभी नहीं, मुझे इन लोगों को एक बड़ा सरप्राइज देना है। 3 साल का एक खूबसूरत सपना अब टूट चुका था। ये घर मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं, इसे इन 3 सालों का मुआवजा समझ लेना। का क्या? ये घर शेन आन ने कैश देकर खरीदा था? रूहान, तुम मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें ऐसे 10-20 घर खरीद दूंगा। वैसे भी किसे चाहिए उसका ये मामूली सा घर? मुझसे अलग होने के बाद अपनी उस 10,000 की सैलरी से वो खुद का खर्चा भी मुश्किल से चला पाएगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ब्लॉक करने की? अच्छा, बहुत सही। शेन आन, तुम में बहुत एटीट्यूड आ गया है ना। मैं भी देखती हूं कि मेरे बिना तुम क्या उखाड़ लेते हो। देखना, 3 दिन के अंदर तुम रोते हुए मेरे पास वापस आओगे और पैचअप की भीख मांगोगे। अरे छोड़ो भी जानू, ऐसे छोटे मोटे लोगों के लिए अपना मूड खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। महीने की 10,000 सैलरी पाने वाला एक मामूली सा डिजाइनर शो ऑफ करने के अलावा और कर ही क्या सकता है? कल एक बार मुझे लॉन्गटिंग ग्रुप का प्रोजेक्ट मिल जाने दो, फिर तुम मेरे साथ ऐश करना। हा हा हा। लो, जल्दी से मेरी कार पार्क करो। जी बिल्कुल गू सर। शेन आन, तुम तो यार भूत की तरह पीछे ही पड़ गए हो। आज यहाँ क्यों आए हो? रूहान को वापस मांगने आए हो या मुझसे कुछ ब्रेकअप मनी चाहिए? गु यानचेन, जो चीज तुम्हारी नहीं है, अगर उसे जबरदस्ती छीनोगे तो उसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हा हा हा, तुम्हारे जैसा कंगाल और बेकार इंसान मुझे कीमत चुकाने की धमकी दे रहा है? रूहान भी मेरी है और वो 100 करोड़ का प्रोजेक्ट भी मेरा है। शेन आन, अपनी बेइज्जती कराना बंद करो और चुपचाप कहीं नौकरी ढूंढ लो। शेन आन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? लियू रूहान, इस पल के बाद से मेरा तुम पर कोई कर्ज नहीं रहा। तुम जैसे बेकार इंसान का मुझ पर क्या खाक कर्ज होगा? गु यानचेन, प्लीज इसे सबक सिखाओ। मैं आज इसका एक पैर तोड़ दूंगा। जो भी होगा मैं देख लूंगा। आप लोगों की इतनी हिम्मत? मिस्टर सू, हेलो, जानते भी हो ये कौन है? ये हमारी कंपनी के नए चेयरमैन हैं। चेयरमैन शेन, तियानचेन ग्रुप में आपका स्वागत है। शेन सर, काफी टाइम बाद मिले। सर, आप आखिरकार आ ही गए। साइनिंग सेरेमनी बस शुरू होने वाली है। शेन आन चेयरमैन है? ऐसा कैसे हो सकता है रूहान? चेयरमैन सर, नॉर्थ चेंग प्रोजेक्ट के पार्टनर्स की लिस्ट तैयार है, एक बार चेक कर लीजिए। क्या इस लिस्ट में गू ग्रुप का नाम है? हाँ सर, ये एक छोटी कंपनी है जिसने किसी तरह जुगाड़ लगाकर इस लिस्ट में जगह बनाई है। इनका नाम हटा दो। इसके अलावा उस फैमिली का इस शहर में जितना भी बिजनेस है, मुझे आगे से वो दिखाई नहीं देना चाहिए। जी सर, समझ गया। मालिक, गू फैमिली के लोग लियू रूहान को जबरदस्ती घसीटते हुए आपके विला की तरफ ला रहे हैं। वे सब आपसे माफी मांगना चाहते हैं। अच्छा है, उन्हें आने दो, मैं उनका ही इंतजार कर रहा हूं।
हेलो मिस्टर शेन, नमस्ते सर। तुम सब बाहर रुको, किसी को भी अंदर मत आने देना। अरे आन, तुम आ गए। हाँ दादाजी, 3 साल पूरे हो गए और लियू रूहान फेल रही। शुरुआत में मुझसे ही गलती हुई थी जो मैंने तुम्हें इस रिश्ते में बांधा। दादाजी, आप भी क्या बात कर रहे हैं? आपने बिजनेस की दुनिया में इतने सालों तक राज किया है, आपसे कैसे गलती हो सकती है? अब से मैं हर हफ्ते आपसे मिलने आऊंगा। दोपहर को जब मैं विला वापस आया तो लिनबो ने मुझे एक फाइल दी जिसमें बाई निंगबिंग की फोटोज थीं। मुझे याद आया कि बचपन में बाई निंगबिंग हमेशा मेरे पीछे पीछे घूमती थी। देखते ही देखते 20 साल बीत गए। तो ये वही नटखट लड़की है? मालिक, बाई निंगबिंग आपसे मिलने की जिद कर रही हैं और बाहर ही खड़ी हैं। ठीक है, उसे अंदर बुलाओ। मैंने भी उस लड़की को काफी टाइम से नहीं देखा है। तुम जैसे बदतमीज बेटे की वजह से आज ये दिन देखना पड़ रहा है। और अगर तुम्हारी जैसी घटिया लड़की बीच में ना आती तो आज हमारी चेयरमैन शेन से दुश्मनी क्यों होती? अगर आज चेयरमैन सर ने तुम्हें माफ नहीं किया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। चेयरमैन सर, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। सर, मैं गू जियान कियांग हूं, प्लीज बड़ा दिल दिखाकर हमें एक मौका दीजिए। मैं जिस मामूली जिंदगी से दूर भागना चाहती थी, असल में वही मेरे लिए सबसे बड़ी जन्नत थी। चेयरमैन सर, मैं लियू रूहान को आपको वापस सौंपता हूं, प्लीज हमें बर्बाद होने से बचा लीजिए। हमें माफ कर दीजिए। शेन आन, मैं आपकी मंगेतर हूं, प्लीज एक बार दरवाजा खोलो। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अरे यार, बाहर का शोर तो बढ़ता ही जा रहा है। चेयरमैन सर। लिनबो, बाहर बहुत शोर हो रहा है, इसे बंद करवाओ। जी मालिक, अभी करवाता हूं। बाउंसर्स से उन सबको बाहर फिंकवाने के बाद मैं अपनी पुरानी लाइफस्टाइल में वापस लौट आया और बड़े बड़े बिजनेस इवेंट्स और पार्टीज अटेंड करने लगा। बस अब मेरे पीछे एक छोटी सी परछाई हमेशा रहती थी। रही बात लियू रूहान और उन लोगों की, तो मैंने बस बैठे बैठे थोड़ा सा दिमाग चलाया और उन्हें आखिरी झटका दे दिया। अब इसके बाद वे जिएं या मरे, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं था। यान चेन, जरा ये देखो, ये सब झूठ है ना? झूठ है, यह सब बकवास है। किसी ने मुझे फंसाया है। प्लीज फोन उठाओ, जल्दी कॉल रिसीव करो। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी उपलब्ध नहीं है। मेरी ऐश की जिंदगी, सब खत्म हो गया। पापा। गू यान चेन, तुमने आखिर ऐसा क्या कर दिया? तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। शेन ग्रुप ने हम पर दोबारा हमला क्यों किया है? इस वक्त रेगुलेटरी डिपार्टमेंट वाले जांच के लिए आ चुके हैं। कंपनी के शेयर्स पूरी तरह क्रैश हो गए हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने तुम्हें पुलिस के हवाले करने का फैसला ले लिया है। अब अपना यह फैलाया हुआ रायता तुम खुद ही समेटो। पापा, आप मेरी बात तो सुनिए, किसी ने मुझे फंसाया है। कौन है वो? आखिर कौन मेरी जान के पीछे पड़ा है? फंसाया है? इतने सटीक सबूत किसके पास होंगे? तुमने हाल ही में किसे नाराज किया है? क्या तुम्हें खुद अंदाजा नहीं है? आज से मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। मैं तुमसे सारे संबंध तोड़ रहा हूं। जो चीज तुम्हारी नहीं है, अगर उसे जबरदस्ती छीनोगे तो उसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये सब फिर से उस शेन आन की वजह से हुआ है। सब तुम्हारी गलती है। तुम 3 साल उसके साथ रही, तुम्हें उसकी असली पहचान तक नहीं पता थी। शेन आन, वो कंगाल जो कभी मेट्रो में धक्के खाता था, वही इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड निकला। तुम कुछ सोचती क्यों नहीं? कोई न कोई गलत फहमी हुई होगी। तुम अपने पापा को अच्छे से समझाओ और अपनी जान पहचान लगाकर बात को दबाने की कोशिश करो। समझाऊं? क्या खाक समझाऊं? सारे सबूत सरेआम सामने आ चुके हैं। जान पहचान? इस वक्त किसकी हिम्मत है जो हमारी मदद करे? सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम्हारे जैसे बेकार इंसान के चक्कर में आकर मैं शेन आन से पंगा न लेता तो आज इस मुसीबत में क्यों फंसता? ऐसा नहीं हो सकता। पक्का सब ठीक हो जाएगा। तुम बहुत काबिल हो। पहले भी तुमने कई मुश्किलों का सामना किया है, इस बार भी तुम संभाल लोगे। हमारे बीच कोई हम नहीं है। तुम इसी वक्त यहां से दफा हो जाओ। कितनी मनहूस औरत हो। तुम्हारी वजह से आज मेरा ये हाल हुआ है। गू यान चेन, तुम इतने मतलबी नहीं हो सकते। दरवाजा खोलो। सुन रहे हो ना तुम? दरवाजा खोलो। मैं दरवाजे के सामने घुटनों के बल बैठकर काफी देर तक खटखटाती रही, पर आखिरकार निराश होकर वहां से चली गई। मुझे सच में बहुत पछतावा हो रहा था। जिस मामूली जिंदगी से मैं दूर भागना चाहती थी, असल में वही दूसरों के लिए एक हसीन सपना थी। मैं पूरी रात पागलों की तरह सड़कों पर घूमती रही। चलते चलते अनजाने में मैं उसी जगह पहुंच गई जहां मैं और शेन आन पहले रहा करते थे, पर वहां पहुंचकर देखा कि नीचे कुछ लोग मेरा सामान बाहर निकाल रहे थे। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? मेरे सामान को हाथ लगाने की हिम्मत किसने की? हमें मिस्टर शेन आन ने ये काम सौंपा है। उन्होंने हमसे कहा है कि आपका सामान गार्ड रूम में रख दें, क्योंकि कुछ ही दिनों में यहाँ नए किराएदार रहने आने वाले हैं। शेन आन कहाँ है? उसे कहो बाहर आए और मुझसे मिले। मिस्टर शेन अब यहाँ नहीं रहते, प्लीज रास्ते से हटिए। मैम, सारा सामान शिफ्ट कर दिया है, अब हम चलते हैं। थैंक यू भैया। अरे कोई बात नहीं, आगे भी कोई काम हो तो बताइएगा। जब तुम्हें इस घर की जरूरत ही नहीं थी
तो मैंने इसे बेच दिया। तुम्हारा सारा सामान पैक करवा दिया है, आकर ले जाना। आज से हमारा हिसाब बराबर। हिसाब बराबर? इसका मतलब तुम बहुत पहले से ही मुझे अपनी जिंदगी से बाहर फेंकने का प्लान बना चुके थे। पापा, गु यानचेन ने मुझे घर से निकाल दिया। अब रोने से क्या फायदा? तुमने बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। गु फैमिली के डूबने से हम भी फंस गए हैं। हमारे सारे बैंक अकाउंट्स फ्रीज हो चुके हैं, घर भी सील होने वाला है। हम पूरी तरह कंगाल हो चुके हैं। लियू फैमिली बर्बाद हो गई, मैं खत्म हो गई, सब कुछ खत्म हो गया। ये सब शेन आन ने किया है। वो दूर बैठकर मेरा तमाशा देख रहा है। ये सिर्फ शेन आन ही कर सकता है। तुम किसकी बात कर रही हो? तुम्हारा मतलब उसी शेन आन से है ना? शेन आन? वह कंगाल लड़का? इस मुसीबत के वक्त भी तुम मजाक कर रही हो? वह कोई गरीब लड़का नहीं है। वो बस नाटक कर रहा था। वो लॉन्गटिंग ग्रुप का चेयरमैन है। मैंने उसे धोखा दिया और अब वो हम सबसे बदला ले रहा है। क्या कहा? तुमने लॉन्गटिंग ग्रुप के चेयरमैन से दुश्मनी मोल ले ली? तुम्हारी वजह से आज पूरा परिवार रास्ते पर आ गया। मुझे उसकी असली पहचान नहीं पता थी। सच में मुझे कुछ नहीं पता था। मुझे शेन आन से मिलना है। मैं उससे माफी मांगना चाहती हूं। मुझे उसे वापस पाना है। हैरानी की बात तो यह है कि उसके फोन नंबर के अलावा मैं उसके बारे में कुछ जानती तक नहीं थी। उसने सच में मुझसे सारे रिश्ते तोड़ लिए थे। तुम्हें जो मुआवजा दिया है उसे लौटाने की जरूरत नहीं है। जिस मामूली जिंदगी को मैं हिकारत से देखती थी, असल में वो सब उस दिखावे के पीछे छिपा उसका सच्चा प्यार था। इस हादसे के बाद लियू फैमिली पूरी तरह बर्बाद तो नहीं हुई, पर उनकी जिंदगी नर्क जरूर बन गई। बैंक ने कर्ज वसूलने के लिए उनका आलीशान फ्लैट जब्त कर लिया, जिसके बाद उनके पूरे परिवार को दादाजी के पुराने वाले मकान में शिफ्ट होना पड़ा। उस घर की दीवारों का प्लास्टर उखड़ रहा था। गर्मियों में छत टपकती और सर्दियों में ठंडी हवाएं अंदर आती थीं। उनके पहले वाले लग्जरी अपार्टमेंट के सामने वो घर किसी कबाड़ खाने जैसा था। लियू रूहान के पापा, जो कभी एक कंपनी के मालिक हुआ करते थे, बिजनेस डूबने के बाद उन्होंने आधा महीना नौकरी ढूंढी पर कहीं काम नहीं मिला। आखिरकार थक हार कर उन्होंने अपनी बची कुची इज्जत किनारे रखी और एक पुरानी इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदकर फूड डिलीवरी का काम शुरू कर दिया। जो इंसान कभी सूट बूट में रौब झाड़ता था, वो अब तेल के दागों से भरी डिलीवरी बॉय की टी शर्ट पहने सड़कों पर गाड़ियों के बीच धक्के खा रहा था। 15 दिनों के अंदर ही धूप में उनका रंग काला पड़ गया और 2 बार स्कूटर से गिरने की वजह से घुटनों पर नीले निशान पड़ गए। वहीं लियू रूहान की मम्मी दिन भर घर में रोती रहती थीं और अब उनके पास अपने पति के गंदे कपड़े धोने, उनके जख्मों पर पट्टी बांधने और वक्त पर खाना बनाने के अलावा कोई काम नहीं बचा था। घर का माहौल इतना घुटन भरा हो चुका था कि लियू रूहान का वहां दम घुटने लगा था। उसने भी हाथ पर हाथ धरे बैठना ठीक नहीं समझा। उसने दर्जनों रेज्यूमे प्रिंट करवाए और शहर की छोटी बड़ी कंपनियों के चक्कर काटने लगी। रिसेप्शनिस्ट से लेकर सेल्स एग्जीक्यूटिव और यहां तक कि रेस्टोरेंट में वेटर तक का काम करने को वो तैयार थी। पर हर बार इंटरव्यू के वक्त सामने वाला जैसे ही उसका नाम सुनता, उसके हाव भाव बदल जाते। या तो वे कोई बहाना बनाकर टाल देते या सीधे कह देते कि वैकेंसी फुल हो चुकी है। आखिरकार एक बार जब वो एक छोटी सी कंपनी में फ्रंट डेस्क के लिए इंटरव्यू देने गई, तो वहां की एचआर ने उसे अकेले में ले जाकर दबी आवाज में एक हकीकत बताई। मिस लियू, बात आपकी काबिलियत की नहीं है, बल्कि आपने किसी ऐसे इंसान से दुश्मनी मोल ले ली है जिससे नहीं लेनी चाहिए थी। शेन ग्रुप के चेयरमैन शेन ने खुद साफ तौर पर कह रखा है कि पूरे शहर में कोई भी आपको नौकरी पर न रखे। बेहतर होगा कि आप कोई दूसरा शहर देख लें। चेयरमैन शेन यानी शेन आन। शेन आन का नाम सुनते ही लियू रूहान के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अब जाकर समझ आया कि नौकरी ढूंढना उसके लिए इतना नामुमकिन क्यों हो गया था, क्योंकि पीठ पीछे शेन आन ने उसे पूरी तरह बैन कर रखा था। उसने बेहद बेरहमी से उसके सारे रास्ते बंद कर दिए थे। अपने पापा की झुकती हुई पीठ और मम्मी के रोने की आवाजें सुनकर लियू रूहान रात रात भर सो नहीं पाती थी। उसे अच्छे से पता था कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो उसका परिवार पूरी तरह तबाह हो जाएगा। जब कोई रास्ता नहीं सूझा तो आखिर में उसे सिर्फ उसी इंसान का ख्याल आया जिसे उसने सबसे ज्यादा दर्द दिया था। मुझे शेन आन के पास जाना ही होगा, चाहे मुझे उसके पैरों में ही क्यों न गिरना पड़े। मुझे उससे अपना फैसला वापस लेने की भीख मांगनी होगी ताकि मेरे परिवार को जीने का एक मौका मिल सके। चूंकि शेन आन की कंपनी ने लियू रूहान को ब्लैकलिस्ट कर दिया था, इसलिए उस तक पहुंचने के लिए उसने शेन आन के हर एक दोस्त और रिश्तेदार को फोन खटखटाया, पर कोई भी कुछ बताने को तैयार नहीं हुआ। आखिर में अपनी जान देने की धमकी देने के बाद एक रहमदिल महिला से उसे शेन आन का नया पता मिल ही गया। वो पागलों की तरह उस पते की ओर भागी। इस बार मैं शेन आन से मिलकर ही रहूंगी। कौन है? मैं लियू रूहान हूं, मुझे शेन आन से मिलना है। चेयरमैन सर, किसी से नहीं मिलेंगे। लिनबो से साफ मनाही सुनने के बाद भी लियू रूहान वहां से नहीं गई, बल्कि सीधे सीढ़ियों पर ही घुटनों के बल बैठ गई। उस दिन धूप बहुत तेज थी, जिससे उसकी स्किन झुलसने लगी थी और चेहरे से पसीना बहकर उसके कपड़ों को भिगो रहा था। रात होते ही मौसम एकदम ठंडा हो गया।
बर्फीली हवाएं बदन में चुभने लगीं और घुटने दर्द के मारे बिल्कुल सुन्न हो चुके थे। वो दिन भर भूखी प्यासी रही, बीच में कई बार चक्कर खाकर गिरने ही वाली थी, पर फिर भी जिद पर अड़ी वहीं बैठी रही। विला के सिक्योरिटी गार्ड्स उसे दूर से देख रहे थे। उन्होंने उसे वहां से हटाया तो नहीं, पर कोई हमदर्दी भी नहीं दिखाई। लियू रूहान को पता था कि मैं उसे जरूर देख रहा हूं और मैं बस जानबूझकर उसे तड़पा रहा हूं ताकि उसे उसके धोखे की सजा मिल सके। पूरा एक दिन और एक रात, यानी पूरे 24 घंटे बीत गए। जब अगले दिन की सुबह की धूप लियू रूहान के पीले और थके हुए चेहरे पर पड़ी, तब जाकर वो भारी लोहे का मेन गेट धीरे धीरे खुला। हमारे 3 साल के रिश्ते का क्या तुम्हें सच में जरा सा भी एहसास नहीं है? 3 साल? लियू रूहान, तुम्हारी इतनी हैसियत भी नहीं है कि मैं तुम्हें धोखा देने के लिए अपने 3 साल बर्बाद करूं। क्या तुम 3 साल पहले सिटी हॉस्पिटल के गेट के पास वाली बात भूल गई, जब तुमने अचानक हार्ट अटैक आने पर एक बुजुर्ग की जान बचाई थी? वो बुजुर्ग कोई और नहीं, मेरे दादाजी थे। दादाजी, प्लीज आप हिम्मत रखिए। डॉक्टर, कोई जल्दी आओ यहाँ। दादाजी ने होश में आने के बाद हमेशा तुम्हें ढूंढकर तुम्हारा एहसास मानना चाहा। बाद में जब तुम्हारी डिटेल्स पता चली और ये मालूम हुआ कि तुम अनमैरिड हो, तो उन्होंने मुझसे अपनी पहचान छिपाकर 3 साल तुम्हारे साथ बिताने को कहा। उन्होंने कहा था कि अगर तुम इन 3 सालों में बिना किसी लालच के मेरे साथ सच में रही और इस मामूली सी जिंदगी को झेल गई, तो वो तुम्हें अपनी बहू स्वीकार कर लेंगे और तुम शेन ग्रुप की मालकिन बन जाओगी। साथ ही लियू फैमिली को भी भारी सपोर्ट मिलेगा। दादाजी ने तुम्हें मौका दिया था। मुझे लगा था कि दादाजी को बचाते वक्त जो तुम्हारी अच्छाई दिखी थी वो सच थी, पर मुझे नहीं पता था कि तुम अंदर से इतनी लालची और मतलबी हो। मैंने तुम्हें न जाने कितने हिंट्स दिए, तुम्हारी गलतियों को इग्नोर किया, पर तुमने क्या किया? तुमने गु यानचेन को चुना, उस झूठे ऐशो आराम को चुना और अपने हाथों से सब कुछ बर्बाद कर दिया। शेन आन, मुझसे गलती हो गई। मुझे सच में अपनी भूल का एहसास हो चुका है। मुझे लालच में आकर तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था। प्लीज मुझे एक आखिरी मौका दे दो। मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगी और दादाजी की भी खूब सेवा करूंगी। मैं अब कभी ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करूंगी। अरे, जिस पल तुमने गु यानचेन को चुना था, उसी वक्त हमारे बीच सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो गया था। अब तुम जाओ यहां से। आज के बाद कभी मेरे सामने मत आना। इतना कहकर मैं मुड़ा और विला के अंदर चला गया। शेन आन, वो भारी गेट लियू रूहान के पीछे धीरे धीरे बंद हो गया, जिसने मेरी और उसकी दुनिया को हमेशा के लिए अलग कर दिया। लियू रूहान वहीं जमीन पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसे समझ आ चुका था कि उसने उस इंसान को हमेशा के लिए खो दिया है, जो कभी उसके लिए अपनी सारी रईसी भूलकर एक आम इंसान बन गया था। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। वहां से लौटने के बाद लियू रूहान आधा महीना बेहद डिप्रेशन में रही। अपने पापा को रोज उस पुरानी इलेक्ट्रिक स्कूटर पर डिलीवरी करते देखना, जिनके घुटनों के पुराने जख्म अभी सूखे भी नहीं थे कि नए निशान आ जाते थे, और अपनी मम्मी को सब्जी मंडी में कचरा साफ करते हुए लोगों के ताने सुनते देखना, यह सब देखकर आखिरकार उसकी गैरत जाग गई और वो घर में दुबक कर नहीं बैठ सकी। उसने अपना इकलौता साफ सुथरा कपड़ा धोया, उसकी सिलवटें मिटाईं और अपना आईडी कार्ड लेकर हर एक छोटे मोटे रेस्टोरेंट में जाकर वेटर के काम के लिए पूछने लगी। मेरे बैन लगाने की वजह से कोई भी ढंग की कंपनी उसे रखने को तैयार नहीं थी, इसलिए उसके पास ऐसे छोटे ढाबों में काम ढूंढने के अलावा कोई रास्ता नहीं था जहां ज्यादा बैकग्राउंड चेक नहीं होता था। आखिरकार एक छोटे से रेस्टोरेंट वाले ने उसका सुंदर चेहरा देखकर उसे काम पर रख लिया। महीने के 3000 रुपए बिना खाने रहने की सुविधा के और रोज 12 घंटे खड़े रहकर काम करना पड़ता था। पर नौकरी के तीसरे ही दिन लियू रूहान का सामना एक ऐसे इंसान से हो गया जिससे वो जिंदगी में कभी नहीं मिलना चाहती थी। अरे, ये तो हमारी मिस लियू रूहान है। ये क्या हाल बना रखा है? नहीं, मुझे यहां से तुरंत निकलना होगा। अरे, छिप क्यों रही हो? आजकल तो बड़े मजे चल रहे हैं तुम्हारे। वेटर बनकर प्लेटें उठा रही हो। याद है, कभी तुम शेन आन को गरीब बताकर किसी अमीर से शादी करने के सपने देख रही थी। फिर ये नौबत कैसे आ गई? मैं तो कहता हूं कि अगर तुम्हारी जैसी लड़की बीच में ना आती तो आज मेरी शेन आन से दुश्मनी क्यों होती? मेरा बिजनेस क्यों डूबता? मेरे पापा क्यों सुसाइड करते? और मैं जेल से बेल पर बाहर आकर आज एक अदद नौकरी के लिए क्यों तरस रहा होता? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। नहीं, प्लीज ऐसा मत करो। आई एम सॉरी, प्लीज मुझे छोड़ दो। देखो यार, देखने में तो कितनी शरीफ लगती है, पर इसके कारनामे तो देखो कितने घटिया है। सही बात है, जैसी करनी वैसी भरनी। इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। शुरुआत में तुम मुझसे कहती थी कि शेन आन तुम्हें 1 कप चाय तक पिलाने में कंजूसी करता था, और अब वेटर बनकर दिन भर में जितना कमाती हो, क्या उससे 1 कप सबसे सस्ती चाय भी खरीद सकती हो? मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं अब और नहीं झेल सकती। मुझे बहुत डर लग रहा है। अब पछताने से क्या फायदा? अफसोस, अगर तुम अब शेन आन के पैरों में भी गिर जाओगी, तब भी वो तुम्हारी तरफ मुड़कर नहीं देखेगा। ये यहां कैसे आ सकती है? ये यहां क्या कर रही है?
नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैम, उम्मीद नहीं थी कि आपसे यहाँ मुलाकात होगी। हेलो मैम, मैं रीता हूँ। इससे पहले एक बिजनेस पार्टी में मैंने आपको दूर से देखा था। आप मिस्टर गू, आप जिस फ्रॉड केस में फंसे हैं उसकी बेल की शर्तें अभी लागू हैं। रूल्स के मुताबिक आप किसी पब्लिक प्लेस पर आकर तमाशा नहीं कर सकते। रही बात मिस रीता की, तो पिछले साल आपने अपनी पोस्ट का गलत फायदा उठाकर जो भी कारनामे किए हैं, मुझे उनके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। बेहतर होगा कि आप दोनों अपनी औकात में रहें। इन दोनों को धक्के मारकर बाहर निकालो। छोड़ो मुझे, हाथ मत लगाओ, दफा हो जाओ। तुम ही लियू रूहान हो? मैं हूं बाई निंगबिंग, शेन आन की मंगेतर। मंगेतर? वो लड़का जिसके दिल में पहले से ही कोई और बसती थी। मैं हमेशा खुद को इस कहानी की मेन लीड समझती रही, पर असल में मैं सिर्फ एक फालतू का पार्ट थी। मेरी तो इतनी हैसियत भी नहीं थी कि मैं उसकी मंगेतर बन सकूं। शेन आन ने इन 3 सालों में तुम्हें हर खुशी देने की कोशिश की। भले ही तुमने उसे धोखा दिया, पर तुमने उसके साथ एक नॉर्मल लाइफ तो बिताई ही थी। ये पैसे समझो मेरी तरफ से हैं। उन 3 सालों तक उसका ख्याल रखने के लिए थैंक यू। 5 लाख, ये वो रकम थी जिसके सपने लियू रूहान कभी दिन रात देखा करती थी, पर इस वक्त हाथ में पकड़े हुए ये पैसे उसे सुलगते हुए कोयले जैसे लग रहे थे। वो अच्छे से समझ गई थी कि ये कोई मुआवजा या हमदर्दी नहीं थी, बल्कि उसके साथ सारे रिश्ते हमेशा के लिए खत्म करने का एक तरीका था। इस रकम के जरिए उसने शेन आन के साथ जुड़े अपने पास्ट का पूरा हिसाब चुकता कर दिया था, जिससे उसे ये एहसास हो गया कि उनके बीच अब एक ऐसा फासला आ चुका है जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकता। यहां तक कि उसे अब पछताने का भी हक नहीं था। बाई निंगबिंग ने बिना कोई हमदर्दी दिखाए मुड़कर जाने का फैसला किया। तभी रेस्टोरेंट का मालिक भागता हुआ आया। मैम, रियली सॉरी, हमारी वजह से आपको परेशानी हुई। तुम अभी के अभी काम से निकाली जाती हो। चलो जल्दी निकलो यहां से, मेरी दुकान बंद करवानी है क्या? लियू रूहान ने मालिक की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने चुपचाप जमीन पर गिरे टूटे हुए बर्तनों के टुकड़े समेटे और सबकी अजीब नजरों के बीच धीरे धीरे रेस्टोरेंट से बाहर निकल गई। काम से निकाले जाने के बाद वो सड़कों पर बिना किसी मंजिल के भटकने लगी। उसमें घर जाने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि वो मम्मी पापा की आंखों में वो लाचारी नहीं देखना चाहती थी, और न ही उसमें नई नौकरी ढूंढने की हिम्मत बची थी, क्योंकि वो जानती थी कि अब कोई उसे काम पर नहीं रखेगा। शेन आन का बैन उसके लिए एक ऐसा जाल बन चुका था जिसने उसे चारों तरफ से जकड़ लिया था। उसने हाथ में उस ब्लैक बैंक कार्ड को पूरी ताकत से भींच रखा था। 5 लाख रुपए, न 1 रुपया कम न ज्यादा। ये रकम शेन आन के साथ बिताए उसके 3 सालों का हिसाब चुकता करने और उसकी बची कुची गैरत का मजाक उड़ाने के लिए काफी थी। उसने अपना फोन निकाला और बैंक बैलेंस के उन 5 लाख के अंकों को देखकर वो पागलों की तरह हंसने लगी, पर उस हंसी के साथ उसकी आंखों से आंसू भी बह रहे थे। जब सब मुझे इतना ही घटिया समझते हैं तो ठीक है, मैं अब वैसी ही बनकर दिखाऊंगी। लियू रूहान ने दांत भींचकर एक कैब रोकी और सीधे शहर के सबसे महंगे और आलीशान नाइट क्लब की तरफ निकल पड़ी। एक बार वो गू यानचेन के साथ यहाँ आई थी, तब वो महंगे ब्रांडेड कपड़ों में थी और लोग उसके आगे पीछे घूमते थे, पर आज वही पुराने धुले हुए साधारण कपड़े पहने, हाथ में 5 लाख रुपए लिए वो सिर्फ इस जिल्लत की रकम को पूरी तरह बर्बाद कर देना चाहती थी। क्लब के अंदर चमचमाती लाइट्स थीं। लियू रूहान सीधे बार काउंटर पर पहुंची और टेबल थपथपाकर ड्रिंक का ऑर्डर देने लगी। बारटेंडर ने उसकी ये हालत देखकर थोड़ा अजीब सा मुंह बनाया, पर फिर भी उसने ग्लास सामने रख दिया। लियू रूहान ने एक ही सांस में काफी शराब अंदर गटक ली। कड़वे लिक्विड ने उसके गले को झुलसा दिया, पर उसके दिल का दर्द फिर भी कम नहीं हुआ। उसने कैश की एक गड्डी काउंटर पर दे मारी। रखो इसे, चेंज की कोई जरूरत नहीं है। आसपास के कुछ लोगों की नजरें उस पर पड़ीं, जिनमें अजीब सा कौतूहल और हिकारत थी, पर पहले की तरह अब कोई उसकी चापलूसी करने वाला नहीं था। लियू रूहान का दिल और भारी हो गया। उसने मुड़कर देखा जहां क्लब के स्टाफ लड़के लड़कियों से घिरे हुए थे। वहां खड़े लड़के काफी हैंडसम थे और उनके चेहरों पर बनावटी मुस्कान थी। उसे अचानक गू यानचेन का वो टाइम पास करना और शेन आन का चुपचाप सब कुछ सहना याद आ गया, जिससे उसके दिमाग पर एक अजीब सा फितूर सवार हो गया। उसने टेबल से कैश उठाया, सीधे सबसे अट्रैक्टिव लड़के के पास पहुंची और पैसों की गड्डी उसके हाथ में थमा दी। मेरे साथ ड्रिंक करो, ये सब तुम्हारा हुआ। मिस लियू, आप सच में बहुत दरियादिल हैं। दरियादिल? ये मामूली से पैसे क्या चीज हैं? और लेकर आओ। लियू रूहान एक पागल की तरह बर्ताव कर रही थी। वो लगातार सबसे महंगी ड्रिंक्स का ऑर्डर दे रही थी और वहां के स्टाफ लड़कों को टिप्स बांटे जा रही थी। उसकी ये रईसी देखकर वे लड़के उसके चारों तरफ इकट्ठा हो गए और मिस लियू कहकर उसकी झूठी तारीफें करने लगे, जिससे उसका सिर चकराने लगा। वो इस नकली इज्जत में पूरी तरह खो चुकी थी। उसे ऐसा लगा जैसे वो फिर से पुराने दिनों में लौट आई है, जब गू यानचेन उसे पलकों पर बिठाकर रखता था और उसे लगता था कि सब कुछ उसके कंट्रोल में है। पर जैसे ही उसका नशा थोड़ा कम होता, रात के वक्त शेन आन का उसकी बीमारी में बेड के पास जागना और बाई निंगबिंग की वो शांत पर अजनबी सी नजरें अचानक उसके दिमाग में आ जाती थीं, जिससे बचने के लिए वो और ज्यादा कड़वी शराब और पैसों का सहारा लेकर खुद को सुन्न करने की कोशिश करती थी।
हर रात वो इतना पीती कि उसे उल्टियां होने लगती थी। वो क्लब के वॉशरूम में जाकर बेहाल होकर उल्टियां करती, यहां तक कि उसका पेट पूरी तरह खाली हो जाता था। वे लड़के बाहर उसका इंतजार करते रहते और जैसे ही वो बाहर आती वे फिर से बनावटी मुस्कान चेहरे पर ले आते, पर किसी को सच में उसकी तकलीफ से कोई मतलब नहीं था। लियू रूहान को अच्छे से पता था कि वे सब सिर्फ उसके पैसों के दीवाने हैं, पर वो अकेले उस खाली और उजड़े हुए घर का सामना करने और अपने हाथों से सब कुछ तबाह करने की कड़वी सच्चाई को झेलने के बजाय इस झूठे दिखावे के बीच घिरे रहना ज्यादा पसंद कर रही थी। अब उसका दिन और रात का रूटीन पूरी तरह बदल चुका था। वो दिन भर होटल के कमरे में सोती रहती और रात होते ही क्लब में पहुंच जाती। उसके पैसे बहुत तेजी से खत्म हो रहे थे। वो बार बार एटीएम जाकर कैश निकालती रही और वे 5 लाख रुपए पानी की तरह बह गए। हजारों रुपए की ड्रिंक्स के बिल, भारी भरकम टिप्स और यहां तक कि सामने से गुजरने वाले किसी भी वेटर को वो यूं ही पैसे थमा देती थी। वो खुद को दूसरों के सामने रईस दिखाना चाहती थी। वो सबको ये साबित करना चाहती थी कि भले ही उसकी जिंदगी में न गू यानचेन रहा और न शेन आन, पर फिर भी लियू रूहान ऐसे ही पैसे उड़ा सकती है। पर पैसे तो आखिर एक दिन खत्म होने ही थे। आधा महीना बीतने के बाद एक देर रात लियू रूहान क्लब के एक कोने में बैठी थी और उसके हाथ का ग्लास पूरी तरह खाली हो चुका था। उसने एक और शैंपेन की बोतल ऑर्डर करनी चाहिए, पर जब चेक किया तो पता चला कि बैंक अकाउंट में सिर्फ कुछ 1000 रुपए ही बचे हैं। उसके आसपास मंडराने वाले लड़कों ने जब देखा कि अब उसके पास लुटाने के लिए पैसे नहीं बचे हैं तो उनके तेवर तुरंत बदल गए। वे कोई न कोई बहाना बनाकर वहां से खिसक गए और वो बिल्कुल अकेली रह गई। लियू रूहान गुमसुम बैठी रही। क्लब का म्यूजिक अब भी उतना ही लाउड था, पर उसे अपने आसपास अजीब सा सन्नाटा महसूस हो रहा था। 5 लाख रुपए यूं ही खत्म हो गए। उसने अपना फोन निकाला, बैंक बैलेंस देखा और वहीं फूट फूट कर रोने लगी। इन पिछले 15 दिनों की अय्याशी एक छोटे से सपने जैसी थी। अब जब सपना टूट चुका था तो वो फिर से वही लियू रूहान बन चुकी थी जिसे शेन आन ने बैन कर रखा था और जिसे पूरी दुनिया ने बेसहारा छोड़ दिया था। वो लड़खड़ाती हुई क्लब से बाहर निकली। सुबह के उस वक्त सड़कें बिल्कुल सूनी थीं, बस स्ट्रीट लाइट्स की मध्यम पीली रोशनी चमक रही थी। ठंडी हवा लगते ही उसका नशा और चढ़ गया। उसने दीवार का सहारा लेकर कुछ देर उल्टियां करने की कोशिश की, पर पेट बिल्कुल खाली होने की वजह से बस खट्टा पानी निकल रहा था, जिससे उसकी तकलीफ और बढ़ गई। उसने अपनी पतली सी जैकेट को बदन से और भींच लिया और कांपते कदमों से उस पुराने किराए के मकान की तरफ बढ़ने लगी। जब वो एक सुनसान और अंधेरी गली से गुजर रही थी, तभी अचानक अंधेरे में से एक शराबी आदमी बाहर निकला और उसने झटके से उसका हाथ पकड़ लिया। जितने पैसे हैं सब बाहर निकाल। मेरे पास पैसे नहीं है, सच में मेरे पास कुछ नहीं है। पैसे नहीं हैं, बस इतने से ही पैसे हैं, सच में और नहीं है। मेरे बैंक अकाउंट में भी सिर्फ कुछ 100 रुपए ही बचे हैं। दफा हो जाओ यहां से। लियू रूहान झटके से उस ठंडी और पथरीली जमीन पर गिर पड़ी, जिससे उसके घुटनों पर गहरी चोट आई और वे दर्द से तड़प उठे। वो वहीं जमीन पर पड़ी रही और उस आदमी को भागते हुए देखकर फूट फूट कर रोने लगी। उसका फोन जा चुका था, बचे कुचे पैसे छिन चुके थे और यहां तक कि उसके गले की वो सस्ती सी चेन भी वो लुटेरा ले गया था। 5 लाख रुपए उसने खुद अपने हाथों से पानी की तरह बहा दिए थे। उसका पुराना परिवार पहले ही बिखर चुका था। उसका पुराना प्यार बहुत पीछे छूट गया था और आज की तारीख में उसके पास सच में कुछ नहीं बचा था। सुबह की उस ठंडी हवा ने गली के सूखे पत्तों को उड़ाया, जहां लियू रूहान जमीन पर सिमटी हुई बेहाल होकर रो रही थी। उसे याद आया कि कैसे 3 साल पहले वो एक साधारण सी टी शर्ट पहने मुस्कुराते हुए कहती थी कि बस तुम्हारे साथ रहने में ही मेरी खुशी है। उसे याद आया कि कैसे शेन आन खुद के पैसे बचाकर उसके लिए सुंदर ड्रेसेस खरीदता था। उसे याद आया कि कैसे बाई निंगबिंग ने बेहद शांत पर अजनबी नजरों से उसे वो बैंक कार्ड थमाया था। उसे लगा था कि पैसे उड़ाने से उसे इस दर्द से छुटकारा मिल जाएगा। उसे लगा था कि इस अय्याशी से वो अपने पछतावे को छिपा लेगी, पर आखिरकार उसके हिस्से में सिर्फ और गहरी लाचारी ही आई। उसने अपने हाथों से अपनी जिंदगी के सारे उजालों को लात मार दी थी और अब उसे इस अंतहीन अंधेरे में रहकर अपने ही कर्मों का फल भुगतना था। गली में गूंजती उसकी रोने की आवाज धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी और जमीन पर पड़ी लियू रूहान धीरे धीरे बेहोश होने लगी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि आने वाले वक्त में उसके सामने इससे भी ज्यादा खौफनाक हकीकत आने वाली थी। दूसरी तरफ शेन आन इस वक्त बाई निंगबिंग के साथ शहर का खूबसूरत नाइट व्यू एंजॉय कर रहा था। तभी उसके फोन पर असिस्टेंट का एक मैसेज फ्लैश हुआ। लियू रूहान ने वो 5 लाख रुपए पूरी तरह उड़ा दिए हैं। सुबह तड़के एक सुनसान गली में उसके साथ लूटपाट हुई और अब उसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं बची है। जो लोग हमारी जिंदगी में कोई मायने नहीं रखते, अब उनके बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे 3 साल के उस रिश्ते को तुमने इतनी आसानी से भुला दिया? अब तुम बदल गए हो, वरना 1 महीने पहले तक तो तुम शादी के लिए मेरे पीछे पीछे घूम रहे थे, है ना? मैं क्या कुछ दिनों के लिए फॉरेन चली गई? यहां तो किसी ने मेरी ही चीज पर अपना हक जता दिया। देखा जाए तो बाई निंगबिंग और शेन आन बचपन के दोस्त थे, पर 7 साल पहले बाई निंगबिंग आगे की पढ़ाई के लिए विदेश चली गई थी और इससे पहले कि दोनों अपने दिल की बात कह पाते, उनका कॉन्टैक्ट टूट गया था।
खिड़की के बाहर शहर की लाइट्स अब भी उतनी ही चमकीली थीं, पर वे लियू रूहान की बर्बाद हो चुकी जिंदगी में कोई उजाला नहीं कर सकती थी। वो न जाने कब से पैदल चल रही थी, पर चलते चलते वो अचानक उसी सोसाइटी के पास पहुंच गई जहां कभी वो और शेन आन साथ रहते थे। वो फ्लैट शेन आन ने शादी से पहले कैश देकर खरीदा था, पर अब उसे बेचा जा चुका था और नया मालिक उसे रेंट पर देने के लिए टेनेंट्स ढूंढ रहा था। लियू रूहान के दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई और उसने बिना सोचे समझे सीधे नए ओनर का नंबर मिला दिया। अंकल, मैं लियू रूहान हूं जो पहले इस फ्लैट में रहती थी। मैं बस एक बार इस घर को अंदर से देखना चाहती हूं, सिर्फ एक आखिरी बार। अरे बेटा, तुम रो मत, मैंने तुम्हारे लिए एक एक्स्ट्रा चाबी नीचे गार्ड रूम में रखवा दी है, जाके ले लो। लियू रूहान ने कांपते हाथों से ताला खोला और उस जाने पहचाने घर के अंदर कदम रखा। घर का सारा सेटअप बिल्कुल वैसा ही था जैसा वो छोड़कर गई थी। शेन आन का सामान भले ही वहां से शिफ्ट किया जा चुका था, पर हॉल की दीवार पर अब भी वो कपल्स वाली पेंटिंग टंगी थी जिसे उसने जिद करके खरीदवाया था। सोफे पर उसकी वो आधी बुनी हुई ऊनी स्कार्फ वैसी ही पड़ी थी और किचन की अलमारी में उसके पसंदीदा डिजाइन वाले चीनी मिट्टी के बर्तन सजे हुए थे। पुरानी यादों का एक पूरा सैलाब उसके दिमाग में उमड़ पड़ा। उसे याद आया कि कैसे शेन आन रोज सुबह जल्दी उठकर उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाता था, कैसे वो रात रात भर जागकर उसका रिज्यूमे ठीक करता था, कैसे उसकी बीमारी में वो रात भर बेड के पास बैठा रहता था और कैसे उसे बाहों में भरकर प्यार से कहता था, रूहान, जब तक मैं हूं तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिस प्यार को उसने कभी कोई अहमियत नहीं दी थी, जिस नॉर्मल लाइफस्टाइल को वो घटिया समझती थी, इस वक्त वही सारी बातें उसके सीने में खंजर की तरह चुभ रही थीं। लियू रूहान के दिल का दर्द और लाचारी अब हद से ज्यादा बढ़ चुकी थी। वो इस लाचारी और दर्द को अब और नहीं झेल पा रही थी और अपने ही हाथों सब कुछ तबाह करने का पछतावा उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। उसे लगा कि अगर उसने इसी जगह अपनी जिंदगी खत्म कर ली तो शायद शेन आन को उसकी याद आ जाए, शायद वो उसे माफ कर दे। उसने सबसे पहले किचन से एक केला निकाला, फिर अपना फोन हाथ में लिया और शेन आन को एक आखिरी मैसेज टाइप किया। शेन आन, मैं हमारे पुराने घर में तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है और मैं अपने तरीके से इसका प्रायश्चित करूंगी। अगर मुझे एक और मौका मिला तो मैं तुमसे बहुत प्यार करूंगी और तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैसेज सेंड करने के बाद उसने फोन को एक तरफ फेंक दिया, अपनी आंखें बंद की और हाथ में पकड़े केले को तेजी से खाने लगी। इसी दौरान अपने आलीशान विला में शेन आन एक जरूरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बिजी था। सर, मिस लियू का एक और मैसेज आया है। उनका कहना है कि वो पुराने घर में हैं। कोई जरूरत नहीं है ध्यान देने की। अरे रूहान, ये तुम्हें क्या हो गया? हेलो, क्या ये एम्बुलेंस सर्विस है? यहाँ एक लड़की बेहोश हो गई है गार्डन अपार्टमेंट के ब्लॉक बी के सामने। हाँ, प्लीज जल्दी आइए। उसकी सांसें चल रही हैं, जितनी जल्दी हो सके पहुंचिए। हॉस्पिटल के वार्ड में लियू रूहान बेड पर लेटी हुई सूनी नजरों से छत को निहार रही थी। उसे पता था कि मकान मालिक आंटी ने उसकी जान बचाई थी, पर शेन आन ने उसके मैसेज का कोई जवाब नहीं दिया था और न ही वो एक बार भी उसे देखने आया था। उसने अपने फोन की स्क्रीन बंद की और उसकी आंखों से आंसू चुपचाप बहकर तकिए को भिगोने लगे। वो अब पूरी तरह समझ चुकी थी कि उसके और शेन आन के बीच सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। लियू रूहान 1 महीने तक हॉस्पिटल में एडमिट रही, जहां उसके मम्मी पापा बारी बारी से उसकी देखभाल करते थे। उसके पापा रोज सुबह जल्दी डिलीवरी के लिए निकल जाते थे ताकि उसकी दवाइयों और अच्छे खाने के लिए कुछ ज्यादा पैसे कमा सकें। उसकी मम्मी भी उसके लिए हल्का और हेल्दी खाना बनाकर लाती थीं और अपने हाथों से उसे खिलाती थीं। लियू रूहान ये सब देखती तो उसका दिल ग्लानि से भर जाता। उसने ठीक होने के लिए डॉक्टरों की बात माननी शुरू कर दी। वो सोच रही थी कि ठीक होते ही कोई भी छोटा मोटा काम पकड़ लेगी, चाहे उसे कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी ही क्यों न करनी पड़े, वो अपने पेरेंट्स का हाथ बटाएगी। पर किस्मत की मार उसकी सोच से कहीं ज्यादा भयानक थी। उस दोपहर लियू रूहान जैसे ही बेड से उठकर थोड़ा चलने के काबिल हुई, हॉस्पिटल के कॉरिडोर से उसकी मम्मी के फूट फूट कर रोने की आवाज आई। अंकल, मेरे पापा कहाँ हैं? बेटा, खुद को संभालो। तुम्हारे पापा जब डिलीवरी देने जा रहे थे तो रेड लाइट जंप करने वाले एक ट्रक को बचाने के चक्कर में उनकी स्कूटर फ्लाईओवर से नीचे गिर गई। हॉस्पिटल लाते लाते उन्होंने दम तोड़ दिया था। ऐसा नहीं हो सकता, मैंने तो आज सुबह ही पापा से फोन पर बात की थी। लियू रूहान इस बात को मानने को तैयार नहीं थी, पर उस शख्स के हाथ में मौजूद एक्सीडेंट रिपोर्ट और उसके पापा का आईडी कार्ड, इन दो चीजों ने उसकी बची कुची उम्मीदों को भी हमेशा के लिए दफन कर दिया। डॉक्टर, जल्दी आइए, यहाँ कोई बेहोश हो गया है। पिताजी का अंतिम संस्कार बेहद सादगी और तंगहाली में हुआ, यहाँ तक कि वे एक ढंग की फूलों की माला तक नहीं खरीद सके। लियू रूहान वही पुराने धुले हुए कपड़े पहने अपने पिता की तस्वीर के सामने घुटनों के बल बैठी रही। उसके आंसू पूरी तरह सूख चुके थे और रोते रोते गला बैठ गया था। अब उसकी आंखों में सिर्फ एक अजीब सा सन्नाटा बचा था। उसके पापा के जाने के बाद से उसकी मम्मी की जीने की इच्छा जैसे पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। वे दिन भर गुमसुम बैठी रहती थीं और न ही कुछ खाती पीती थीं।
लियू रूहान ने किसी तरह हिम्मत जुटाकर अंतिम संस्कार की रस्में पूरी की और फिर अपनी मम्मी की देखभाल करने के साथ साथ छोटे मोटे काम ढूंढने लगी। पर शेन आन का बैन अब भी लागू था, यहां तक कि सबसे छोटे दर्जे का वेटर रखने को भी कोई तैयार नहीं था। जब कोई रास्ता नहीं बचा तो आखिरकार उसने एक छोटे से ढाबे पर बर्तन धोने का काम शुरू कर दिया ताकि किसी तरह उन दोनों माँ बेटी का गुजारा हो सके। लेकिन मुसीबतों का सिलसिला यही नहीं थमा। 3 महीने बाद एक देर रात उसकी मम्मी को अचानक ब्रेन हैमरेज हुआ और वे किचन के काउंटर के पास ही गिर पड़ी। जब तक लियू रूहान को पता चला तब तक उसकी मम्मी की सांसें थम चुकी थीं और उनके हाथ में उसके पापा की एक पुरानी फोटो दबी हुई थी। महज 3 महीनों के अंदर उसके माता पिता दोनों उसे छोड़कर चले गए और लियू रूहान इस दुनिया में बिल्कुल अकेली रह गई। उसे पहली बार ये शहर इतना पराया और इतना बेरहम महसूस हो रहा था। और इसके ठीक 3 दिन बाद शेन आन की शादी की शहनाइयां गूंज उठीं। बहुत बहुत बधाई हो सर। चेयरमैन शेन ने इतनी कम उम्र में जो मुकाम हासिल किया है वो काबिले तारीफ है मैम, और आपकी जोड़ी सच में कमाल की है। आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू। आइए प्लीज एंजॉय कीजिए। आज की शाम किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। 7 साल पहले हम एक गलतफहमी की वजह से अलग हो गए थे, पर 7 साल बाद किस्मत ने हमें फिर मिला दिया। निंगबिंग, आखिरकार आज हम हमेशा के लिए एक हो गए। शेन आन, क्या सच में तुम्हारी शादी हो गई, वो भी बाय निंगबिंग से? अगली सुबह लियू रूहान ने एक छोटे से बैग में अपना बचा कुचा सामान समेटा और बिल्कुल अकेली उस शहर को छोड़कर जाने वाली ट्रेन में सवार हो गई। इस शहर ने उसे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशियां भी दी थीं और सबसे गहरे जख्म भी, पर आज वो अपनी जिंदगी के उस काले पन्ने को हमेशा हमेशा के लिए बंद करके आगे बढ़ रही थी।